गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने पीरियोडिसिटी स्टार्ट किया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर्स। जो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, वो उनके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ये रखता है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, लूज़ कर दे सॉरी, और वो क्या बन जाए, पॉजिटिव आयन बन जाए। तो इसलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और मेटेलिक करेक्टर्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी होता है। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, सो नॉन मेटल्स जनरली 4 या फिर 8 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ये होती है कि वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव आयन बना ले। ठीक है, तो इसलिए नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और नॉन मेटेलिक करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि वेरिएशन इन अ पीरियड क्या होगा और वेरिएशन इन अ ग्रुप क्या होगा। तो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 से 7 तक बढ़ते जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेंडेंसी क्या है एलिमेंट की, वो क्या कर दे, लूज़ कर दे इलेक्ट्रॉन को, और उन साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो तो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड के अंदर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सपोज़ हमारा ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस तक पहुँचने में इसका जो इफ़ेक्ट है उसको पहुँचने नहीं देते हैं, कुछ शील्ड करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो जैसे ही अगर थर्ड पीरियड को आप देखो, आई होप आप पीरियडिक टेबल लेके बैठे हो। तो थर्ड पीरियड के अंदर क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या हैं, मेटल्स हैं। और जैसे ही प्रॉपर्टी देखोगे सिलिकॉन की, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं, या फिर सेमी मेटल भी बोलते हैं हम उसको। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है सोडियम से मैग्नीशियम से एल्युमिनियम तक, और सिलिकॉन मेटलॉइड है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होने लग जाता है फास्फोरस से होते हुए सल्फ़र और क्लोरीन तक। तो अमंग ओ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, सोडियम जो है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो वो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो वो मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट जो एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर होगा, और मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक्सट्रीम राइट की तरफ होगा। ओके, सो यही था इसके अंदर। और वेरिएशन इन ग्रुप के अंदर अगर हम वेरिएशन देखें तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज़ होने लग जाता है। हमें पता है साइज़ बढ़ने लग जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। तो हम ये बता सकते हैं अल्कली मेटल के अंदर या फिर ग्रुप 1 के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखेंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होगा लिथियम से फ्रेंशियम तक। तो ग्रुप 1 लिथियम जो है वो लिस्ट मेटालिक है, सबसे ऊपर सबसे कम, और उसके बाद फ्रेंशियम या फिर यहाँ पे सीजियम दे रखा, तो ये मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है। ओके, तो उसके बाद है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नॉन मेटालिक करेक्टर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज़ होगा
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैलोजन की ही बात करें तो हैलोजन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन से लेके एसिटाइन्स तक ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और एसिटाइन जो है वो लीस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी, इसका और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए वो टेंडेंसी ये रखता है कि एलिमेंट को लूज़ कर दे और पॉजिटिव आयन बना ले, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ओके, उसके बाद ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्गली जो है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर मैं वैलेंस वेरिएशन बात करूँ एसिड बेस करेक्टर की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अलोंग अ पीरियड, यहाँ पे कुछ था इसका, हाँ हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो ऑक्साइड जो है मेटल्स के वो बेसिक होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो होते हैं एसिडिक, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं क्रॉस अ पीरियड तो बेसिक करेक्टर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड करेक्टर डिक्रीज़ होता है और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। जैसे अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात कर रही हूँ तो एसिड बेस करेक्टर की वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो Na2O स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा और लास्ट में क्लोरीन तक जाते हैं Cl2O7, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड होगा, ये बेसिक होगा और ये एसिडिक होगा, ठीक है। और जो बीच वाले होते हैं इनके बीच पे वो एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो इसलिए हम उसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, ओके। और अमंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड फ्लोरीन वो ऑक्साइड नहीं बनाता या फिर ना ही हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन फॉर्मिंग एन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, ऑक्सीजन एक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ना बनाए। तो एसिड बेस करेक्टर क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि मैंने बताया Li2O, BeO, B2O3, CO2, ठीक है, CO2 जो कि वीकली एसिड है, तो ऑक्साइड बनाते हैं वो अपने साथ। और केमिकल रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल जो है केमिकली इक्वली रिएक्टिव नहीं होती है और कुछ एक मोर रिएक्टिव होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। और केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट की इनफैक्ट डिपेंड करती है उनकी पोजीशन के ऊपर कि जिस पोजीशन पे हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो ही डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसी के बेसिस पे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसके अलावा क्या है इसके अंदर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करूँ मैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप से लेके बॉटम तक रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वो लूज़ कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, तो एटॉमिक साइज़ वहाँ पे बड़ा होता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और नॉन मेटल की बात करूँ तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल
डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम उसकी डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि वो रीज़न क्या है इसके पीछे, केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की डिपेंड करती है टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस से। सो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं टेंडेंसी जो है गेन इलेक्ट्रॉन करने की डिक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज़ वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जब करेंगे तो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूँ मैं, हेलोजन के ग्रुप 17 के मेंबर्स जो हैं डाउन द ग्रुप फ्लोरीन से आयोडीन तक उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ओके। तो इस चैप्टर के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।